एक ऐसा राज्य जिसने कभी पूरे भारत की दिशा तय की थी, आज वो कहां खड़ा है। इस विश्लेषण में हम पश्चिम बंगाल के राजनीतिक और आर्थिक सफर की गहराई से पड़ताल करने वाले हैं। एकदम ठोस ऐतिहासिक घटनाओं और डेटा के जरिए हम इसके पूरे इतिहास को डीकोड करेंगे। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम बंगाल के एक बहुत बड़े विरोधाभास से शुरू करेंगे, उसके सुनहरे दौर को देखेंगे, कम्युनिस्ट शासन में हुए पतन पर बात करेंगे, ममता बनर्जी के उदय को समझेंगे, हालिया विवादों पर नजर डालेंगे और आखिर में कल्याण बनाम संपत्ति के मॉडल को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस तीखे अंतर की जिसे बंगाल का विरोधाभास कहा जाता है। देखिए, ये एक बहुत ही चौंकाने वाला कॉन्ट्रास्ट है। जरा सोचिए, एक तरफ तो ये वो भूमि है जिसने सिंगापुर के संस्थापक ली कुआन यू तक को प्रेरित किया, जो रविंद्रनाथ टैगोर और सुभाष चंद्र बोस जैसे दिग्गजों का घर रही है, और दूसरी तरफ आज की हकीकत बिल्कुल अलग है। आंकड़ों को देखें तो आज देश के कुल 4 लाख भिखारियों में से लगभग 1 लाख सिर्फ पश्चिम बंगाल में हैं, और अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो 28 राज्यों में यह 27वें नंबर पर खिसक गया है। अब जाहिर सी बात है, दिमाग में यह सवाल आता है कि आखिर इतना बड़ा बदलाव कैसे आ गया। इस सवाल की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ा पीछे इसके सुनहरे युग में जाना होगा। ब्रिटिश अर्थशास्त्री एंगस मैडिसन का शोध बताता है कि 17वीं और 18वीं सदी में ग्लोबल जीडीपी में अकेले बंगाल का हिस्सा 12% था। 12%, मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितना समृद्ध रहा होगा। पूरे एशिया का 80% रेशम यहीं से एक्सपोर्ट होता था और दुनिया भर में यहां की मलमल का डंका बजता था। और बात सिर्फ व्यापार की नहीं थी, शिक्षा, विज्ञान, सामाजिक सुधार, हर चीज में यह क्षेत्र पूरे भारत से दशकों आगे था। 1817 में एशिया का पहला आधुनिक संस्थान हिंदू कॉलेज यहीं बना। राम मोहन रॉय के प्रयासों से सती प्रथा का अंत हुआ। 1857 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी बनी, और तो और मार्कोनी से भी पहले 1895 में जेसी बोस ने रेडियो तरंगों का प्रसारण कर दिया था। बंगाल वाकई हर फील्ड में पायनियर था। इंडस्ट्री के मामले में भी तस्वीर एकदम शानदार थी। डेटा बताता है कि 1947 में जब देश आजाद हुआ तो पूरे भारत के कुल औद्योगिक उत्पादन का 27% हिस्सा अकेले बंगाल से आ रहा था। हावड़ा को उस समय पूरब का मैनचेस्टर कहा जाता था, जहां टाटा स्टील, आईटीसी और बाटा जैसी बड़ी कंपनियों की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थीं। लेकिन इसके बाद राजनीतिक और आर्थिक बदलावों का एक ऐसा दौर शुरू हुआ जिसने एक भारी पतन को जन्म दिया। सोर्सेज बताते हैं कि 1960 के दशक से एक काफी अराजक युग की शुरुआत हुई। 1967 में एक बहुत ही गंभीर खाद्य संकट आया जिसने पूरे सिस्टम को हिला दिया। फिर 1968 में उग्र हिंसक प्रदर्शन हुए, जहां आदित्य बिड़ला जैसे उद्योगपतियों तक को निशाना बनाया गया। जाहिर है, इसका नतीजा ये हुआ कि निवेशकों ने पीछे हटना शुरू कर दिया। इसी उथल पुथल के बीच 1977 में सीपीएम सत्ता में आई और फिर शुरू हुआ उनका 34 साल लंबा शासन, जो अपने साथ एक बहुत ही आक्रामक हड़ताल की संस्कृति लेकर आया। इस दौर का सबसे बड़ा झटका थी उनकी तकनीक विरोधी मानसिकता। एक नारा बहुत मशहूर हुआ था, कंप्यूटर खाबे ना लोग खाबे, मतलब कंप्यूटर खाएगा या लोग खाएंगे। इस सोच के चलते सरकार ने उस समय आ रही आईटी क्रांति को पूरी तरह से नकार दिया। दिलचस्प बात यह है कि जिस मौके को बंगाल ने ठुकराया, उसी मौके को भुनाकर आगे चल के बैंगलोर भारत का इतना बड़ा आईटी हब बन गया। और इस राजनीतिक नियंत्रण की कीमत कितनी भारी थी, ये आंकड़े साफ बताते हैं। विश्लेषण से पता चलता है कि 1977 से 2011 के बीच बंगाल में 28,000 से भी ज्यादा राजनीतिक हत्याएं हुई। एक ऐसा सख्त कैडर सिस्टम तैयार हो चुका था जिसका हर गांव और पंचायत पर पूरा कंट्रोल था। कोई भी असहमति होती तो उसे हिंसा से कुचल दिया जाता था। कम्युनिस्ट शासन के इस दौर का आर्थिक नुकसान आप इस सीधे कंपैरिजन से समझ सकते हैं। जो राज्य 1960 में राष्ट्रीय जीडीपी में 10.5% का भारी योगदान देता था, वो 2011 आते आते महज 6.5% पर सिमट कर रह गया। उद्योग बंद हो चुके थे, शिक्षा में राजनीति आ चुकी थी और जनता अब किसी भी तरह बस बदलाव चाहती थी। और ठीक इसी समय राजनीति के मंच पर ममता बनर्जी का उदय होता है। ममता बनर्जी ने कम्युनिस्ट शासन से लड़कर सोनार बांग्ला यानी स्वर्णिम बंगाल के पुनर्निर्माण का वादा किया, लेकिन उनका यह सफर बहुत लंबे और हिंसक संघर्ष से भरा था। 1990 में उन पर एक जानलेवा हमला हुआ था। 1998 में उन्होंने टीएमसी बनाई और फिर आया 2006 का वो सिंगूर और नंदीग्राम आंदोलन।
उनके नेतृत्व में हुए इन उग्र प्रदर्शनों ने टाटा को अपनी नैनो फैक्ट्री गुजरात ले जाने पर मजबूर कर दिया और इसी संघर्ष ने उन्हें बंगाल की सबसे प्रमुख नेता के रूप में स्थापित भी कर दिया। लेकिन सोर्सेज इस 2011 की ऐतिहासिक जीत के बारे में एक काफी दिलचस्प बात बताते हैं। ऐसा लगता है कि ये एक प्रकार का छलावा ही था। असल में कट मनी और सिंडिकेट चलाने वाले जो पुराने कैडर थे, उन्होंने बस अपना लाल झंडा छोड़कर टीएमसी के रंग अपना लिए। ग्राउंड लेवल पर काम करने का तरीका लगभग वही रहा। सरकारी योजनाओं और कंस्ट्रक्शन के कामों में पार्टी कार्यकर्ताओं का दखल और अपना हिस्सा मांगना, वो सब वैसे ही चलता रहा। इसके बाद ये पूरा नैरेटिव उन विवादों और नागरिक अशांति की तरफ मुड़ता है जो वर्तमान प्रशासन की पहचान बन चुके हैं। अगर हम रिपोर्ट्स को देखें तो वित्तीय और भर्ती घोटालों की एक बहुत लंबी लिस्ट है जिसने प्रशासन को सवालों के घेरे में ला दिया है। शारदा पूंजी घोटाले को ही ले लीजिए, जिसमें 17 लाख से ज्यादा लोगों के पैसे डूबे। फिर नारदा स्टिंग ऑपरेशन, जहां कई बड़े नेता कैमरे पर कैश लेते हुए दिखाई दिए। और एसएससी भर्ती घोटाला तो और भी हैरान करने वाला था। यहां 50 करोड़ रुपए नकद बरामद हुए, जिसके बाद 25,000 से ज्यादा शिक्षकों की नौकरियां रद्द करनी पड़ी। हाल ही में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो भयावह घटनाएं सामने आई हैं, उन्होंने तो पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। संदेश खाली का मुद्दा हो या फिर आरजी कर मेडिकल कॉलेज की वो दर्दनाक घटना, सोर्सेज बताते हैं कि ये सिर्फ अपराध नहीं है, बल्कि एक गंभीर संस्थागत विफलता को दर्शाते हैं। इनमें पुलिस की तरफ से देरी और क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ जैसे बेहद गंभीर आरोप भी शामिल है। इन सब के बीच मुख्यमंत्री का एक कथित बयान सामने आया, लड़कियों को रात में अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए। अब इसमें विडंबना देखिए, ये बयान एक ऐसी महिला नेता की तरफ से आ रहा है जिसने अपना पूरा राजनीतिक करियर ही महिला सशक्तिकरण और न्याय की लड़ाई लड़ते हुए बनाया हो। इन तमाम विवादों से हटकर हमें वर्तमान सरकार के कल्याण बनाम संपत्ति वाले मॉडल को भी निष्पक्षता से समझना होगा। देखिए, ये मानना पड़ेगा कि सरकार ने सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों को काफी सफलतापूर्वक लागू किया है। कन्याश्री, रूपश्री और लक्ष्मीर भंडार जैसी योजनाएं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का बेहतरीन मॉडल रही हैं। इन्होंने सच में लाखों गरीब परिवारों को बहुत जरूरी राहत पहुंचाई है और यहां तक कि देश के बाकी राज्यों को भी इस तरह की नीतियां बनाने के लिए प्रेरित किया है। लेकिन सोर्सेस यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल भी उठाते हैं। ये योजनाएं गरीबी को मैनेज तो कर रही हैं, लेकिन क्या ये उसे जड़ से खत्म कर पा रही हैं? बिना नए उद्योगों के और बिना वेल्थ क्रिएट किए राज्य के पढ़े लिखे युवाओं के पास माइग्रेट करने यानी दूसरे राज्यों में जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता, क्योंकि घर पर उनके लिए भविष्य के मौके ना के बराबर हैं। और यहीं आकर ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे विचार के साथ छोड़ जाता है। एक ऐसा राज्य जिसने कभी पूरे भारत को रास्ता दिखाया था, क्या वो कभी वापस अपनी उसी समृद्धि और पहचान को पा सकेगा जिसके लिए वो जाना जाता था? इस सवाल का जवाब आने वाले समय में बंगाल के भविष्य को तय करेगा। इस विश्लेषण में बस इतना ही।